Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Naren, the educator for English language. और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ अगेन आ गया है मेरा क्यूट सा प्यारा सा पैंडा। और ये आ जाते हैं हमेशा शाहरुख खान स्टाइल, है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि बाहें बाहें फैला के आ जाते हैं ये और हमें नई नई जगह ले जाते हैं। अब कई बार हमें बड़ी सीरियस सी जगहों पे ले जाते हैं, कई बार हमें सर्मन वर्मन भी सुना देते हैं, लेकिन आज ये हमें घुमाने ले जा रहे हैं। आज ये हमें घुमाने ले जा रहे हैं और ऐसे वैसे भी यहाँ वहाँ नहीं, मतलब इंडिया में नहीं, आज ये हमें अब्रॉड घुमाने ले जा रहे हैं। मतलब अब्रॉड कहाँ पर अब्रॉड, तो मतलब यूएस भी अब्रॉड हो गया, श्रीलंका भी अब्रॉड हो गया, लेकिन हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये बेसिकली श्रीलंका नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हाँ हम आसपास ही हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क में ही जाने वाले हैं। पड़ोसी मुल्क बोलते ही आ जाता है पाकिस्तान दिमाग में, लेकिन पाकिस्तान नहीं, आज हम जाने वाले हैं जो कि आप कह सकते हैं हमारा लाइक ईस्टर्न साइड पे हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, हम जाने वाले हैं नेपाल। और नेपाल में हम किस जगह की सैर करने जाने वाले हैं? काठमांडू की। काठमांडू जो कि आप जानते हैं कि नेपाल का कैपिटल है, वहाँ हमारा पैंडा हमको ले जा रहा है। और ये क्लास 9th इंग्लिश की जो आपकी जो मेन रीडर बुक है बी हाइव, उसका चैप्टर नंबर 10 है और उसका वन शॉट है। नाउ वन शॉट जो अभी तक मुझसे पढ़ रहे हैं वो अभी तक ये बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि मैं जब वन शॉट पढ़ाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, समरीज वमरी में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेस्ट वे होता है जब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया हो तो फिर कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हों कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब क्या होता है, समरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि समरी जैसे मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है, अब समरी में मैंने अपने हिसाब से बताया, कोई चीज़ उसमें मिस हो गई, ठीक है, तो कई बार जब क्वेश्चन बने तो आपको लगा कि ये पार्ट तो था ही नहीं। तो इससे बेटर काम क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ लो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन कम से कम क्लैरिटी पूरी होती है। ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, उसकी ग्लॉसरी समझ ली, ऑथर के बारे में जो जानकारी है वो अपन ने ले ली, आगे पीछे की जो जानकारी है वो भी अपन ने इकट्ठी कर ली, तो फिर ना फाइट नहीं होती कि ये बचा है और ये रह गया है, सब कुछ कवर हो जाता है। तो आज जैसे मैंने कहा काठमांडू, और आप देख पा रहे हैं काठमांडू हिंदू राष्ट्र माना जाता है। ठीक है, और रॉयल्टी है वहाँ पे भी, ऑफ कोर्स आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये हमारे बड़े अच्छे नेबर्स माने जाते हैं ना। छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं लेकिन बहुत इनरिच्ड हैं अपनी हिस्ट्री में, अपनी सभ्यता में, और हमारे साथ इनके डायनेमिक्स बहुत अच्छे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि रॉयल्टी एक्चुअली भूटान ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन नेपाल में भी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब वो तो रॉयल्टी तो एक तरह से ओरिएंटल जो कंट्रीज़ थी सभी जगह होती थी, मतलब चाइना में भी थी, इंडिया में भी थी, भूटान में भी थी, सभी जगह पे थी। लेकिन आज की डेट में ऑफ कोर्स वहाँ पे भी जो बाकायदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो रूल करती है। और अपने काठमांडू या नेपाल बेसिकली अगर आप जानते हैं तो अपने टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है ना। वहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है टूरिज़्म पे बहुत बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे काठमांडू एक तो लोग काफ़ी जाते हैं घूमने। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं इंडिया से बहुत पास है तो नॉर्मली बहुत आसान होता है वहाँ पे ट्रैवल करना। दूसरी बात अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट जो लोग जाते हैं तो पूरी दुनिया का जो क्राउड है, जो माउंटेनियर्स हैं, उनके लिए वो हेवन माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आ जाते हैं हम बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बैकग्राउंड, हमारे काठमांडू का ये रहा बैकग्राउंड। अब अपन पढ़ लेते हैं आगे का। ठीक है, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट 2 temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists। अब यहाँ पे जो ऑथर है अपने उन्होंने लिखा है, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अपनी जो मतलब फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में उन्होंने अपनी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सपीरियंस रहा है उसको उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स, कि मतलब मुझे एक सस्ता सुंदर टिकाऊ रूम जो है वो मिल गया, और कहाँ मिल गया? सेंटर में, जो एक आप कहते हैं ना केंद्र बिंदु होता है एक शहर का, वहाँ पे मिल गया, और स्लीप फॉर आवर्स, और मैं वहाँ पे जाके घंटों सोया। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। अब मिस्टर शाह जो हैं वो बीच में आ गए हैं। ठीक है, मिस्टर शाह के जो बेटा है और उनका जो भतीजा है, उसके साथ मैंने 2 मंदिर जो है वहाँ पे काठमांडू में देखे, जो कि सबसे ज़्यादा सेक्रेड माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है जिनकी हिंदुज़म के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। अब आपको मालूम है वहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स भी आपको भूटान में और नेपाल में काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। अब और आपको मालूम है लुम्बिनी जो कि बुद्धा की जन्मस्थली है, वो भी आज की डेट में नेपाल में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बुद्धिज्म भी बहुत मेजर रिलीजन है। अब एट पशुपतिनाथ जो कि आपको मालूम है कि कहाँ पर है, नेपाल में है। आउटसाइड विद द साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। ठीक है, यहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल में बाकायदा ये बात लिखी गई है, ये इंश्राइंड है कि सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले ही इसमें
जा सकते हैं, अंदर प्रवेश कर सकते हैं। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकी, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू आउट द ग्राउंड। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। मतलब वहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन, जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ी सी हब्बब वाली स्थिति जो है वहाँ पे बनी रहती है। और वहाँ पे मतलब आपको जो संत महात्मा हैं वो भी दिखेंगे, हॉकर्स जो कि जो सड़कों पे जो ठेले लगाते हैं वो भी दिखेंगे, श्रद्धालु भी दिखेंगे, टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से वो भी दिखेंगे, आपको गाय भी दिखेंगी, बंदर भी दिखेंगे, कबूतर भी दिखेंगे, कुत्ते भी दिखेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पे ग्राउंड में घूमते फिरते दिख जाएंगे। ठीक है। और वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने वहाँ जाके फूल चढ़ाए। ठीक है। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अब वहाँ पे वो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना बड़ा, इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब धक्का धुक्की होने वाली भीड़ रहती है। ठीक है। मतलब आप जा रहे हैं तो कोई किसी को कोहनी मार रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है वाली स्थिति है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि इतनी ज़्यादा वर्शिपर्स वहाँ पे रहते हैं, इतने श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पे उमड़ती है कि आप जमावड़ा होता है कि वहाँ पे पीपल आर ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट अटेंशन। अब जितने हैं वो जितने जैसे पंडित जी होते हैं ना अपने, उनके पास पुरोहित जो है उनके पास आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और सब जो है वो उनका अटेंशन जो है अपनी तरफ केंद्रित करना चाह रहे हैं। ठीक है। मतलब अपना आप कह सकते हैं कि जो भी ऑफरिंग्स हैं वो चढ़ावा जो है वो भगवान पे चढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं कि पंडित जी हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो वाला हिसाब हो जाता है। तो आप कह सकते हैं एल्बो साइड मतलब लिटरली एल्बो कोनी मार के किसी को धक्का दे दिया ताकि दूसरा जो है वो आगे आ जाए, वो स्थिति वहाँ पे बन जाती है। अब प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बाउज एंड मेक वेस। अब क्या हुआ, इन्हीं सबके बीच में जो नेपलीज प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारी हैं वहाँ की नेपाल की, वो आती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब राजघराने से कोई आया है, राजकुमारी आई हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ की रॉयल्टी बहुत फेमस है, भूटान की रॉयल्टी भी फेमस है और यहाँ की भी है, लेकिन भूटान की ज़्यादा है। खैर नेपाल की राजकुमारी जो हैं वो आती हैं और जैसे ही वो आती हैं जितने लोग आसपास खड़े होते हैं वो सब हट जाते हैं और उनको जगह देते हैं, उनको आने के लिए जगह देते हैं और सब नीचे झुककर उनका आदर करते हैं। ठीक है। उनको सत्कार दिखाते हैं, मीन्स बाउ डाउन, मतलब उनको आप कह सकते हैं एक तरह से आदर उनके प्रति शो कर रहे हैं। ठीक है। और रास्ता बनाते हैं। By the main gate, the party of the saffron-clad Westerner struggle for permission to enter. अब भाई यहीं पे मैं देखता हूँ बीच में कि मेन गेट पे, मतलब मेन जो गेट है जहाँ पे एंट्रेंस पे, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कि सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले ही इसके अंदर आ सकते हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले ही अंदर आ सकते हैं। वहाँ पे देखो तो भाई एक जो पार्टी है, मतलब एक पूरी की पूरी आप कह सकते हैं पार्टी है, वहाँ पे कौन है, सैफरन-क्लैड वेस्टर्नर्स हैं, मतलब जो फॉरेन से आए हुए लोग हैं, उन्होंने पहना भगवा हुआ है पूरा और वो अंदर आने की उनको मिल नहीं रही है परमिशन। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं परमिशन के लिए कि हमें किसी तरह से अनुमति मिल जाए, हम इतनी दूर से आए हैं, बाहर से आए हैं। अब वो बेचारे गोरे अंग्रेज टाइप के होंगे तो वो उनको परमिशन मिल नहीं रही है। अब वो समझ में आ रहा है कि भाई ये हिंदू तो है नहीं, तो उनको परमिशन नहीं मिल रही है। ठीक है। अब पुलिसमैन जो है वो कन्विंस्ड नहीं हो पा रहे। अब वहाँ के जो पुलिसमैन है वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ हिंदू श्रद्धालु जो है वही अंदर जा सकते हैं। ठीक है। तो अब पुलिसमैन जो है कन्विंस नहीं है, दे आर हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अब क्या होता है देखा जाए तो इसमें अब ये सब कुछ चल रहा है, गहमा गहमी जहाँ पे चल रही है। अब बेसिकली फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ पूरा लोग धक्का मुक्की हो रही है, एक तरफ आपको सब माहौल दिख रहा है, कोई प्रीस्ट तक पहुँचना चाह रहा है, चढ़ावा चढ़ाना चाह रहा है। वहाँ पे मेन गेट पे जो है चिल्ला चिल्ली हो रही है कि भाई अंदर जाने दो, नहीं करने दो, पुलिस जो है वो उनको मना कर रही है। फिर वहीं पर उसी बीच में क्या होता है कि बेसिकली आप देखते हैं कि फाइट जो है वो दो बंदरों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब आपको पता चलता है एक चेज कर रहा है दूसरे को। ठीक है। बंदर है वो तो एक जगह पर रुकेंगे नहीं, वो कूद फांद मचा रहे हैं हर जगह। हु जम्प्स ऑन टू द शिवलिंग देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती दैट फ्लोज बिलो। अब वहाँ पे जो दो बंदर हैं वो बिल्कुल उत्पात मचा रहे हैं। ठीक है। इधर ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, नीचे उतरते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर वो स्क्रीचिंग आवाज़ बनाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, टेम्पल की तरफ जाते हैं। फिर वो फाइनली नीचे जो नदी है, कौन सी, होली बागमती रिवर जो है वो नीचे बह रही है, फाइनली वो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bathe. From the balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank.
When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. अब इसमें एक्चुअली उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जो बागमती रिवर जो नीचे बह रही है वो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका दिया है, ठीक है। अब वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मतलब एक आप कह सकते हैं कि जैसे ट्रैवलॉग होता है उस तरह से लिखी गई है, मतलब उन्होंने अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शब्दों में बयान किया है। किसने? ऑथर ने। ऑथर कौन? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ कौन? उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत प्रसिद्ध अंग्रेज़ी की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश राइटर ऑथर विक्रम सेठ। उनकी सूटेबल बॉय अगर आपने सुनी है, अगर आपने नॉवल पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत मोटी सी नॉवल है हालांकि, लेकिन उसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी थी, मेरे ख्याल से ईशान खट्टर और तब्बू ने उसको प्ले किया है, मेन लीड्स को, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है उन्होंने किस तरह का दृश्य जो उनको नज़र आ रहा है वो बात हो रही है कि भाई कॉप्स जो हैं वहाँ पे आपको मालूम है रिवर्स में क्या किया जाता है, उनके किनारे पे जो क्रिमेशन है, क्रिमेशन किया जाता है। कॉप्स मतलब डेड बॉडी है ना, उनको क्रिमेट करने का काम चल रहा है। दूसरी जगह अगर आप देखते हैं तो कुछ महिलाएं हैं वो कपड़े धो रही हैं, बच्चे जो हैं नहा रहे हैं। एक जनरल जो उन्होंने सिनेरियो दिया है, ठीक है। फ्रॉम द बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। अब कुछ लोगों ने क्या किया, वो जो बैल्कनी है उसमें से जो आप कह सकते हैं कि कुछ फूल जो अब जो है पूरे मुरझा गए हैं, विल्ट हो गए हैं, लीव्स, वो सब रिवर में डाल दिए हैं। A small shrine half protrude from the stone platform on the river bank. एक स्मॉल श्राइन है जो कि आधा बाहर आप कह सकते हैं कि रिवर बैंक से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, अभी वो आधा है, जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो वो जो गॉडेस जो अंदर रह रही हैं उसके, वो एस्केप करेंगी और ईवल पीरियड जो कलयुग का है वो अंत हो जाएगा अर्थ पे। ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. A small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetans, immigrant felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be brought here. There are no crowd. This is haven of quietness in the busy street around. और अब उन्होंने एक अपन को पहले जो है पशुपतिनाथ मंदिर का बता दिया। अब दूसरी चीज़, जो दूसरा मेजर बिलीव है वहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस सेक्ट है वहाँ का बड़ा, वो आपका कौन सा है? वो आपका बुद्धिस्ट है ना। बुद्धिज़्म की बात हुई थी, तो वहाँ पे अब बात हो रही है, वहाँ पे बौद्धनाथ स्तूपा की बात हो रही है जो कि बुद्धिस्ट श्राइन है। और बिल्कुल इसके उलट जितनी भीड़ भड़ाका पशुपतिनाथ टेम्पल में उनको दिख रहा था, जितनी चिल पौ मची हुई थी, हो हल्ला मचा हुआ था, हब्बब था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट, उसके जस्ट विपरीत उल्टा यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ पे एक अजीब सी, एक अलग सी शांति का जो आप कह सकते हैं अनुभूति जो है आपको यहाँ पे श्राइन में हो रही है, ठीक है। उसके इमेंस वाइट डोम जो है वो रिंग्ड है बाय रोड, मतलब उसका आप कह सकते हैं जो डोम है उसका, उसके आसपास रिंग्ड होना मतलब आसपास रोड है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जो हैं उसके आउटर एज पे बनी हुई हैं। अब ये जो दुकानें हैं छोटी छोटी, ये टिबेटन लोगों के द्वारा ओन की जाती हैं, ज़्यादातर टिबेटन ओनर्स हैं उनके, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो टिबेटन इमिग्रेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें, टिबेटन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, बैग्स और बाकी सारे जो छोटे मोटे सूवेनिर्स हैं वो सब आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। टिबेटन प्रिंट, ज्वेलरी, ये सब आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब वहाँ पर देखा जाए तो कोई क्राउड नहीं है, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट द पिक्चर दैट ही वाज द पिक्चर दैट ही ड्रॉज ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल, उसके बिल्कुल उलट यहाँ पे कोई आपको क्राउड जैसा नज़र नहीं आ रहा है। एंड इट्स अ हेवन फॉर द क्वाइट लवर्स, और जिनको स्टिलनेस, शांति, साइलेंस पसंद है उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से जन्नत का नज़ारा जो है। हेवन मतलब बहुत ही जहाँ पे ड्वेल करती हो क्वाइटनेस, ठीक है। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, आसपास की बहुत ज़्यादा चीख पुकार के बीच में ये जो पूरा इसकी जो विसिनिटी है बहुत शांत है। Now, Kathmandu is vivid. Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest, busiest streets, with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils and Nepalese antique. अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है हमें कि बेसिकली नेपाल किस तरह की जगह है या किस तरह का शहर है, ठीक है। बहुत सारे एडजेक्टिव उन्होंने एम्प्लॉय किए हैं यहाँ पे, जिसमें से आपको पता चलता है कि विविड है, भांति भांति की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, मर्सनरी है, रिलीजियस है, और स्मॉल श्राइन से लेके अगर आप बात करते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे श्राइन से लेके जो कि फूलों से सजे हुए हैं, वहाँ पे जहाँ पे देवी देवताओं को फूलों से सजाया जा रहा है, वहाँ से लेके आपको
पतली पतली गलियाँ, छोटी छोटी पतली सड़कें जो कि बहुत बिजी रहती हैं, वो सब आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। और उन पतली पतली गलियों में या सड़कों पे आपको अलग अलग प्रकार के फ्रूट सेलर्स मिल जाएंगे, फ्लूट सेलर्स मिल जाएंगे। फ्लूट सेलर्स मतलब बांसुरी, ठीक है। हॉकर मिल जाएंगे, हॉकर्स मतलब जो सामान बेचते हैं ना अपना घूम घूम के, उनको हम कहते हैं। पोस्ट कार्ड्स बेचते हुए, या फिर आप कह सकते हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेचती हुई दुकानें मिल जाएंगी। फिल्म रोल्स, अब आपको यहाँ पे फिल्म रोल्स पढ़ के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पुराना टाइम है, ठीक है। वो टाइम नहीं है जब स्मार्टफोन्स आ गए थे। जो पहले, अगर आपने पहले कभी मम्मी पापा से पूछिएगा अपने, आप लोगों को ये पता होगा कि कोडैक वोडैक की कैमरा रोल्स चलते थे, है ना, फिल्म रोल्स उनको कहते थे। वो कैमरा में डालने पड़ते थे और उसको फिर डेवलप कराना पड़ता था नेगेटिव से पॉजिटिव में स्टूडियोज़ में। तो वो फिल्म रोल आपको मिल जाएंगे। चॉकलेट बेचते हुए मिल जाएंगे। कॉपर यूटेंसिल्स और नेपलीज एंटीक, मतलब नेपाल की जो पुरानी जो एंटीक्स हैं वो सब आपको बेचती हुई दुकानें दिख जाएंगी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at the motorcycle vendors shout out at their wares। अब आपको उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको, जो पूरा एक एक जो नज़ारा खींचा जा रहा है, नक्शा खींचा जा रहा है, वो एक बेसिकली ऑन अ नॉर्मल डे आपको नेपाल कैसा फील होता है या कैसा दिखाई देता है उसकी बात हो रही है। कि आपको वहाँ पे छोटी छोटी श्राइन से लेके दुकानें और सारी बस्ती आपको दिख जाएगी, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे आपको सड़क पे गाय दिख जाएगी, ठीक है, स्ट्रे काउ दिख जाएंगी, कोई साइकिल पे कोई बैल बजा रहा है, कोई हॉन्क कर रहा है, कोई रेडियो बज रहा है कहीं। तो आपको अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आपको एक बेसिकली जो स्ट्रीट का जो नज़ारा होता है या मार्केट प्लेस का जो नज़ारा होता है वो आइडियल किस तरह का आपको देखने में, एक शहर का जो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अगर हम बर्ड आई व्यू लें तो किस तरह का है नेपाल, वो उन्होंने बताया है आपको, ठीक है। नाउ आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं बहुत रिलैक्स्ड पेस पे हूँ और मैं अपने आप को इंडल्ज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सोच समझ नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी तरह से पुटअप नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है। बाय अ बार ऑफ मैरजी पैन और कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेजी ऑन द पेवमेंट। मतलब आपने क्या किया जो सिका हुआ भुट्टा है, कहीं वो खा रहे हैं, कहीं कोई बार ख़रीद ली। अब सिका हुआ भुट्टा किसको पता है आपको, सिके हुए भुट्टे को क्या बोलते हैं? वो जो हम प्रॉपर भुट्टा जो है, जो हम सेक के खाते हैं सिगड़ी पे, उसको इंग्लिश में कॉर्न ऑन द कॉब कहा जाता है, ठीक है। वो जो भुट्टे का अंदर का हिस्सा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, हम गाय वाय को डाल देते हैं, उसको बेसिकली कॉब बोला जाता है। तो वो जो पूरा भुट्टा जो हम खाते हैं, जो सेगा भुट्टा हम सेक के खाते हैं, उसको कॉर्न ऑन द कॉब कहा जाता है। और वो किस पे रोस्ट किया जा रहा है? चारकोल ब्रेजियर पे, जिसको हम कहते हैं कोयले की सिगड़ी, ठीक है, उस पर किया जा रहा है। और वो कहाँ पर है? पेवमेंट पे, ठीक है, मतलब किनारे पे रखा हुआ, किनारे पे कोई बैठा हुआ है आदमी, वो कर रहा है। और फिर उसमें जैसे अपन लोग खाते हैं ना भुट्टे पे, फिर आपने नमक किसके और उसमें आपने थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और मसाला वसाला लगा के, वैसे, ठीक है। फिर वहाँ मैंने कुछ जैसे उन्होंने लिखा है कि कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स वगैरह खरीदी, फिर एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीद ली उन्होंने, ठीक है। अब ये सब उन्होंने कहा है ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला मतलब ये सब कुछ खाने के बाद उन्होंने एक बढ़िया सा कोका कोला पिया और नॉशियाटिक ऑरेंज ड्रिंक। नॉशियाटिक और ऑरेंज ड्रिंक मतलब वो चीज़, कोई ऑरेंज ड्रिंक पी उन्होंने जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, ठीक है। एंड फील मच द बेटर फॉर इट। अब इसमें बात कर लेते हैं। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर द ट्रैवल पर से। I would go by bus and train to Patna, then sail up to the Ganges past Banaras to Allahabad, then up to the Yamuna past Agra to Delhi, but I'm too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal airline office and buy ticket for tomorrow's flight. अब फाइनली उनका जो विजिट है नेपाल का वो हो गया है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं घर कैसे जाऊँ, ठीक है, मतलब मैं कौन सा रूट लूँ या कौन सा मीडियम लूँ वापस जाने का, कि मैं बाय रोड ट्रैवल करके जाऊँ, क्योंकि आपको मालूम है नेपाल से हम बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है, या फिर मैं सीधे सीधे फ़्लाइट ले लूँ। अब ये होता है कि वो बेसिकली उनके अंदर एंथुजियाज्म तो बहुत रहता है, तो प्रिपेयर बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि पहले मैं बस ले लूँ, फिर ट्रेन ले लूँ पटना तक, ठीक है, फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं बस से लूँ, फिर ट्रेन लूँ, फिर मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब काहे में आप गंजेस पास से बनारस टू इलाहाबाद, तो मैं सब होते होते मतलब मैं सारे एक्सपीरियंसेस लेते लेते जा सकता हूँ, ठीक है, यमुना एंड पास्ट आगरा टू दिल्ली। बट उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा थका हुआ और इतना ज़्यादा होमसिक फील कर रहा हूँ कि आज लास्ट डे है अगस्त का, तो आई एम फीलिंग लाइक गो होम, टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइन ऑफिस एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट।
I look at the flute seller standing in the corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with the attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरी protrude in all directions like the quills of the porcupine. अब वो बताते हैं कहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब दूसरी चीज़ उन्होंने अपनी टिकट वगैरह ले ली। अब वो क्या कर रहे हैं, एक फ्लूट सेलर जिसकी बात पहले भी हुई है, अब वो देख रहे हैं ऊपर से खड़े होके उनकी जो बैल्कनी है उसमें से कॉर्नर पे देख रहे हैं नियर द होटल स्क्वायर जो है जो पास में होटल के चौराहा, वहाँ पे देख रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कि एक बांसुरी बेचने वाला है, उसके हाथ में एक पोल है। अगर आपने बांसुरी बेचने वाले को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक पोल पे वो बांसुरियाँ उसकी फंसी हुई रहती हैं, अटका के रखता है वो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि तकरीबन आप मान सकते हैं कि 50-60 बांसुरियाँ जो हैं उस पोल पे अटकी हुई हैं और हर तरफ से वो बाहर आ रही हैं, जैसे पॉक्यूपाइन के बाल हर तरफ ऐसे 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 मतलब लिटरली ऐसे 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 निकलते हैं, वैसे ही उसकी जो क्विल्स जैसे पॉक्यूपाइन के निकलते हैं वैसे ही उस पोल पे से बांसुरियाँ इधर उधर इधर उधर निकल रही हैं, ठीक है। दे आर ऑफ बैम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, select the flute and plays for few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker cries. अब वो क्या करता है, वो पूरा बैम्बू का बांस का बना हुआ है और वो क्या करता है, ये थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे रखता है उसको पूरे बांस को और उसमें से फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसा होता है वो कोई ना कोई एक पोल में को नीचे टिकाता है और उसमें से कोई भी एक बांसुरी निकालता है, उसको बजाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और फिर वो जो साउंड है, जो मधुर साउंड है, वो जो बांसुरी का जो साउंड आ रहा है, फ्लूट का साउंड आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरे जितने साउंड हैं वो बहुत क्लियरली वो सुनाई दे रहा है अमिड्स ऑल दी नॉइजेस जो कि शहर का नॉइज़ है या हॉकर्स जो आवाज़ें दे रहे हैं कि ये सामान ख़रीद लो, वो सामान ख़रीद लो, उन सब के बाद भी वो जो बांसुरी का जो साउंड है बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। He plays slowly, meditatively, without excessive display. वो धीरे धीरे बजाता है, स्लोली बजाता है। अब वो आप कह सकते हैं कि वो मेडिटेटिवली बजाता है, मतलब धीरे धीरे बजा रहा है, जैसे कोई आदमी मेडिटेशन करता है उस तरह की धुन वो बजा रहा है धीरे धीरे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट ट्यून है, कोई एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेस, वो कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा है बाकी हॉकर्स की तरह कि बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो, वो सिर्फ बांसुरी बजा रहा है धुन। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल्स बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंड वे एज इफ दे वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कोई से ख़रीदने आ जा रहा है, वो बीच बीच में कुछ प्रॉफिट भी कमा ले रहा है, सेल भी कर ले रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं आपको ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि भाई वो सिर्फ बांसुरी बेचने खड़ा है ना, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, इमेजिन दैट दिस हैज़ बिन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ ईयर्स। कभी कभी बीच में बजाते बजाते वो क्या करता है, कोई फ्रूट सेलर खड़ा हुआ है साइड में तो उससे वो बात कर ले रहा है, गप्पे मार ले रहा है, गप्पे लड़ा ले रहा है, और मैं खड़े खड़े ये सोच रहा हूँ कि आप सोचिए कि ये उसकी ज़िंदगी का सालों से पैटर्न होगा, मतलब यही काम वो रोज़ करता होगा, प्रतिदिन करता होगा, साल दर साल से वो यही काम करता हुआ चला आ रहा होगा, ठीक है। नाउ I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The reed ney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flute. और वो कहता है कि मैं अपने आप को मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे जैसे किसी ने मुझे ग्लू कर दिया है उस तरह से मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और ये बांसुरी का जो म्यूज़िक है, फ्लूट का जो म्यूज़िक है, ये हमेशा मेरे लिए बहुत मेस्मराइजिंग होता है, हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक होता है। मतलब कोई भी शायद ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट म्यूज़िक नहीं होता, ठीक है। सबके अपनी अपनी जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जापान में कुछ है, साउथ अमेरिका में कुछ अलग तरह का है, चाइना में अलग तरह से फ्लूट बजती है, इंडिया में भी कहीं अगर अलग अलग जगहों पे आप देखते हैं, नॉर्थ पे अलग है, साउथ में अलग है, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं फ्लूट की वो हर जगह यूनिवर्सल हैं, और उनका जो बहुत यूनिवर्सल साउंड है और उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लुभावना होता है, आपके दिल को बहुत ज़्यादा छूने वाला, या आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा मनमोहक करने वाला म्यूज़िक जो है वो फ्लूट का होता है, ठीक है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, येट टू हियर एनी फ्लूट it seems to me to be drawn into the commonality of the mankind, to be moved by music closest in the phrase and sentence of the human voice. अब वो कहते हैं जितनी ये फ्लूट्स मैं बता रहा हूँ अलग अलग तरह की, कि जापान में अलग है, साउथ अमेरिका में अलग है, हमारे यहाँ अलग है, चाइना में अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके जो म्यूज़िक है वो अलग आती है, सबके जो साउंड है वो अलग है, सबको बजाने का तरीका अलग है, सबकी अगर आप बात करते हैं जो फिंगरिंग, जो आप स्पेसिफिक आप बात करते हैं कि भाई कौन से जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये फिंगरिंग कर रहा है, वो जिस तरह से उस पर
जो आप कह रहे हैं कि म्यूज़िक जो उसमें से निकल रहा है, ध्वनि जो निकल रही है, वो सबकी अलग अलग है, सब यंत्रों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक कॉमनलिटी का एलिमेंट है जो आप कह सकते हैं जो सब मैनकाइंड के लिए सेम है, ठीक है। इट इज़ मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन द फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू ह्यूमन वॉइस, इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी आर्टिफिशियल या अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट पे इसका म्यूजिक डिपेंड नहीं करता। आपकी जो सांसों की जो झनकार है, आपकी सांसों की जो उतार चढ़ाव है, उसके बेसिस पे इसका जो म्यूजिक है वो निकलता है, रिदम जो है वो निकलती है, और उसमें आपकी सांस को आप किस तरह पॉज कर रहे हैं, कब आप ले रहे हैं, कब आप छोड़ रहे हैं, ये उस म्यूज़िक को, उसकी म्यूज़िक की जो 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 आप कह सकते हैं जो राग है उसको डिटर्मिन करता है। That I can be so affected by the few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance now I do. I now do. अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे अफेक्ट कर रहा है फ्यू फेमिलर फेजेस जो है बांसुरी के, ये मुझे भी शुरुआत में एक तरह से आप कह सकते हैं मुझे खुद भी पर्सनली सरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ओकेजन्स पे, पहले भी जब मैं घूम के बाहर आता था, घर लौट के आता था, जब मैं बहुत लंबे लंबे अब्रॉड जाता था, छुट्टियों के लिए जाया करता था, तब भी आप कह सकते हैं कि मैं डिटेल्स देखता था। ऑब्वियसली घूमते फिरते आदमी देखता है, लेकिन मैं इतनी माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व नहीं करता था, इतनी माइन्यूट डिटेल्स में नहीं पकड़ता था, ठीक है। और मैं ना इतना इन्वेस्टेड होता था, ना मैं इतना इंटरेस्टेड होता था, ना मैं इतना डूबता था किसी चीज़ में जितना कि मैं आजकल होने लगा हूँ, ठीक है। और ना मैं इतनी सिग्निफिकेंस उनको देता था जितनी मैं आज की डेट में देता जा रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि कौन से किस उससे लिया गया है, विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है, और हेवन लेक करके उनका एक आप कह सकते हैं वर्क है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है इसको, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई विक्रम सेठ कौन है ना। मैंने विक्रम सेठ का नाम तो आपको बता दिया था। विक्रम सेठ 1952 में इनका जन्म हुआ, और आप कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ, ठीक है। और बहुत अच्छे परिवार से थे ये, ठीक है। इनके फादर अच्छे उसमें थे, एग्जीक्यूटिव थे, जॉब में थे, काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, प्रेमनाथ सेठ और लीला सेठ। और अगर आप कह सकते हैं कि पहली इनकी मदर जो थी, इनफैक्ट काफ़ी उनका नाम है क्योंकि वो पहली, अगर आपको मालूम है, आपने नाम सुना होगा लीला सेठ, तो आपको पता चलता है कि उस टाइम पे आप बैरिस्टर थी वो, और आप कह सकते हैं कि वो पहली जो फीमेल जस्टिस थी इन दिल्ली हाई कोर्ट की, इसलिए आपने उनका नाम सुना होगा। अगर आपने जीके वगैरह आपका अच्छा है तो आपने लीला सेठ का नाम ज़रूर सुना होगा। उनके ये सुपुत्र थे, ठीक है। मतलब पहली कौन थी वो? चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की, महिला चीफ जस्टिस थी, ठीक है। नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे एक्लेमेशन, बहुत सारे ऑनर्स जो हैं इनको मिले हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, पद्मश्री से नवाजा गया है, प्रवासी भारतीय अवार्ड इनको मिला गया है, लिटरेरी सोसाइटी का अवार्ड इनको मिला गया है, स्मिथ लिटरेरी सोसाइटी का क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इनको मिला है, बहुत। और इसमें से अगर जैसे मैंने कहा कि इनका सबसे प्रसिद्ध काम अगर आप मानते हैं सूटेबल बॉय, उसको बहुत अडेप्टेशन उसके मोशन पिक्चर्स में भी किया गया है, ठीक है। अब द ऑथर वाज इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलॉग्स में बहुत इंटरेस्टेड थे वो, ठीक है। उनको कंपैरिजन जो है वेरियस कल्चर्स का करने का बहुत शौक था, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में घूमने का बहुत शौक था उनको। बेसिकली आपको सबसे बड़ी चीज़ उनमें एक चीज़ है, म्यूज़िक उनको बड़ा पसंद था, है मतलब अभी भी ही इज़ वेरी मच अराउंड, उनको म्यूज़िक बहुत पसंद है। और अभी भी जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं, जैसा वो कहते हैं कि मैं अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें क्या कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मैं बीच में संजो के लाऊं या मैं उनको निकालूं, उभारूं। ये चीज़ उनको बड़ा मज़ा आता है और उनको पढ़ने का बड़ा शौक है, ठीक है। उनकी अगर आप बात करते हैं फ्लूट इन द लेसन, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि म्यूज़िक जो है वो लोगों को नज़दीक लाने का काम करती है, दुनिया को, समाज को, ट्रेडिशंस को, सभ्यताओं को बांधने का काम करती है। और ही पर्सोनिफाइज द फ्लूट इन द लेसन। अगर इसमें आप देखते हैं तो इसमें उन्होंने फ्लूट को, फ्लूट मतलब ये, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लूट, उसको पर्सोनिफाई किया है और उसको एक तरह से कहा है कि ये जो एक यंत्र है ये लोगों को साथ में लाने का कार्य करता है। ग्लॉसरी हम बात कर लेते हैं। ग्लॉसरी वैसे हम ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, चीप का मतलब होता है इनएक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। एटमॉस्फेयर, जो यहाँ पे जो मतलब है एटमॉस्फेयर का, हमें वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। अभी जो आपको एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो ग्लॉसरी मैं आपको समझाती हूँ ये कंटेक्सचुअल मीनिंग होते हैं वर्ड के, लिटरल मीनिंग नहीं होते, ठीक है। लिटरल मीनिंग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस कंटेक्सचुअल मीनिंग पे है।
कई बार कंटेक्चुअल मीनिंग जो कि जिस उसमें हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय में हम उसको पढ़ रहे हैं, कई बार वो लिटरल मीनिंग से अलग हो सकता है, अलहदा हो सकता है, कई बार वो सेम भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। अब हॉकर्स हु पीपल हु ट्रैवल हियर एंड देयर अबाउट सेलिंग गुड्स एंड शाउटिंग, जैसे बोलते हैं ना, ये ले लो, सब्जी ले लो, चूड़ी ले लो, और कबाड़ी वाला, ये सब जो होते हैं, ये कौन होते हैं? हॉकर्स होते हैं, ठीक है। अब एल्बोड क्या होता है? एल्बो करना मतलब यहाँ पे जैसे हमने कहा है कि यहाँ पे आपको किसी को धक्का मुक्की करके, कोहनी मार के आपको अलग करना, उसको बोलते हैं पुश और स्ट्राइक समवन। शिवलिंग क्या होता है? लिंगम इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू डेटा शिवा, ठीक है, शिवलिंग की बात हो रही है। कॉप्स, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप जानते हैं। क्रिमेटेड, जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म में शरीर को, पार्थिव शरीर को क्या दिया जाता है? उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ना, अग्नि में वो किया जाता है, उसको समर्पित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिमेशन, विच इज एशेस बाय बर्निंग। विल्टेड होना मतलब आप कह सकते हैं फेड होना या ड्राई होना या मुरझाना। प्रोट्रूड करना मतलब बाहर निकलना, है ना, स्टिक आउट करना, निकलना, उसको कहते हैं। जो आप कह सकते हैं इमोजस मतलब बाहर अपीयर होना, उसको आप कहते हैं प्रोट्रूडिंग। नाउ कलयुग, आपको मालूम है कि 4, अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सर्कल है ना, 4 युगों की बात की जाती है, जिसमें आपको त्रेता युग मालूम है, आपको कलयुग मालूम है ना, उसमें आपको द्वापर युग मालूम है, तो वही वाला कलयुग जो आखिरी आज की डेट में हम कहते हैं ना बिल्कुल कलयुग आ गया है, तो वही वाली बात है, वो वाले कलयुग की बात हो रही है। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा जो है वो कंटेनिंग रेलिक्स होती हैं, माउंड लाइक होता है। आपको मालूम है, आपने सांची के स्तूपा देखे होंगे ना, बुद्धिस्ट, उसमें स्तूपाज होते हैं ऐसे इनको हम स्तूपास कहते हैं, मतलब ये रिलीजियस वो होते हैं, ये इग्लू टाइप का मत समझिएगा आप इसको, है ना, ये मैंने इग्लू टाइप का कुछ बना दिया है, लेकिन इग्लू टाइप का डोम शेप के होते हैं, स्तूपास होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं, बुद्धिज्म के प्रतीक होते हैं, ठीक है। स्टिलनेस, एब्सेंस ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड और मूवमेंट, किसी भी प्रकार की हलचल जो है वो नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्टिलनेस या मूवमेंट की कमी, जो मतलब अच्छी सेंस में बोला गया है, ठीक है। इमेंस मतलब बहुत, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। डोम, डोम अगेन आप कह सकते हैं वोल्ट फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, ये आप कह सकते हैं ऊपर की जो गुंबद होता है ना, गुंबद कई बार आपने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पे देखा होगा गुंबद, अगर आपने मस्जिद का देखा है तो मस्जिद पे कई बार वो डोम होता है ऊपर, देखिए इसको आप बोलते हैं डोम, ठीक है, इस तरह का जो शेप होता है उसको आप कहते हैं डोम। रिंग्ड, मार्क विथ एनसर्कल बाय द रिंग और रिंग्स, अब यहीं पे अगर आप इसमें रिंग बना देते हैं ऐसी, तो इसको आप कहेंगे रिंग्ड, ठीक है, कि स्तूपा के आसपास क्या है, रोड जो है वो रिंग्ड है ना, ये पूरी एक गोल चक्कर जो आ जाएगा, उसको आपने कहा है। इमिग्रेंट्स, जो कि बाहर से आए हैं और अब यहाँ पे रहने लगे हैं, जो बेसिकली परमानेंटली सेटल हो गए लेकिन वो बाहर पुरानी किसी दूसरी फॉरेन लैंड को बिलोंग करते हैं, उनको कहा जाता है। विविड, यहाँ पे मतलब होता है डीप एंड ब्राइट, ठीक है। मर्सनरी का मतलब होता है बेसिकली पैसा कमाने वाला कोई भी काम, ठीक है, मतलब कई बार, हालांकि जो टेक्निकली टर्म होता है मर्सनरी का, वो मतलब होता है मेकिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ एथिक्स, जो बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली उसका जो रेफरेंस है कंटेक्चुअली उसका मतलब है कोई भी चीज़ जो पैसा बनाती हो, पैसा कमाती हो, लाइक बिजनेसेस, ठीक है, अनएथिकली या इमोरली। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह की भी हैं, इस वजह से उन्होंने इसको मर्सनरी कहा है। मर्सनरी बोला है, मर्सनरी बोलने में, लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, राइट। डेटीज, भगवान, देवी देवता। कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यूटेंसिल्स, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। एंटीक, ऑब्जेक्ट जो कि वैल्यूबल हैं क्योंकि उनकी एज बहुत पुरानी हो गई है। ओल्ड रेलिक्स इन क्वालिटी। ब्लेयर, मेक लाउड साउंड। लो, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं डीप साउंड, काऊ की बात हो रही है। प्रोपेल करना, किसी चीज़ को ड्राइव करना या पुश करना आगे की तरफ। एंथुजियाज्म, ईगरनेस। एग्जॉस्टेड, बहुत टायर होना। होम सिक फील करना, मतलब घर जाना है, बहुत हो गया, अब वापस घर लौटना है किसी भी तरह से। व्हेन यू आर आउट ऑफ हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप होम सिक फील करने लगते हैं। एनी ऑफ द मेन विंग्स ऑफ टेल फेदर ऑफ द बर्ड को हम कहते हैं क्विल्स, ठीक है। एक्सेसिव मतलब अननेसेसरी, जो कि ज़रूरत नहीं है। एंटरप्राइज का मतलब अननेसेसरी, एक्सेसिव अननेसेसरी का मतलब यहाँ पर, ठीक है, अगेन मैं फिर से बोल दे रही हूँ, कंटेक्चुअल मीनिंग पे रुकना है। एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। स्क्वायर, यहाँ पर अगेन मार्केट प्लेस की बात की जा रही है, चौराहे की। ब्रीदी, प्रोड्यूसिंग और कॉजिंग एन ऑडिबल साउंड ऑफ ब्रीदिंग। स्पेसिफिक, अगेन ब्रीदी, सांस लेना, राइट, तो ऑडिबल जो साउंड है ब्रीदिंग की उसकी बात की जा रही है। स्पेसिफिक, क्लियर, एग्जैक्ट। कॉमनैलिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, शेयरिंग फीचर्स और द एट्रीब्यूट्स, जो कि सबके बीच में एक जेनरिक है, कॉमन एलिमेंट है, उसकी बात हो रही है। इन्वेस्टेड, यहाँ पे बात हो रही है टू डिवोट, इतना समय देना, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना, उस सेंस में, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं क्विकली फटाफट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड बुद्धनाथ श्राइन एंड पशुपति टेम्पल। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट पिक्चर जो है दोनों जगह की खींची गई थी। ठीक है, तो हमें वही चीज़ यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है। पढ़ हम बहुत अच्छे से चुके हैं, आपको उसको क्या करना है, आपको जैसा लिखा गया है वैसे आप लिख सकते हैं। नाउ द ऑथर हैज़ मेड अ वेरी डिस्टिंक्ट कंपेरिजन ऑफ द एम्बियंस इन बोथ द होली प्लेसेस। एम्बियंस किसको बोलते हैं, वातावरण को, माहौल को। ठीक है, एट द पशुपतिनाथ टेम्पल द एटमॉस्फेयर इज फेयरली chaotic। chaotic मतलब बहुत हल्ला गुल्ला है वहाँ पे, उसको हम कहते हैं chaotic एंड लाउड। ठीक है, एवरीबडी इज इन द वाइल्ड हरी, मतलब बहुत लोग जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी में हैं और वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं किसके साथ, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर एल्बोइंग ईच अदर एंड दे आर जस्ट गोइंग अराउंड एंड दे वांट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद द प्रीस्ट। ठीक है, जो पुरोहित हैं उनसे मिलना चाहते हैं। द एंटायर प्रीमाइसेस इज पैक्ड विद मेन, एनिमल एंड weed टू compete। ठीक है, विथ ईच अदर टू टेस्ट हु कुड बी लाउडर। अब यहाँ पे आदमी, इंसान, जानवर सब कुछ हैं और सब अपने अपने तौर पे अपने बेस्ट दे रहे हैं और सब एक ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा शोर मचा सकता है। ठीक है, विजिटिंग राइट्स टू द टेम्पल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, हमें ये समझ में आता है। और रिवर बिसाइड द टेम्पल वॉज ऑल्सो ब्रिमिंग विथ एक्टिविटीज़। और ये कौन सी है, ब्रिमिंग विथ एक्टिविटीज़, मतलब वहाँ पर भी पूरी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप नाम भी बता सकते हैं, बागमती नदी की बात हो रही है। और फिर हमने वो पढ़ा ही था कि बागमती नदी पे भी किस तरह की चीज़ें चल रही हैं ना, कि कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, वहाँ पे बॉडीज़ भी जो है वहीं क्रिमेट हो रही हैं, कोई उसमें पूरे फूल और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें बहा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग कितना लंबा आंसर लिखना है। दूसरा हम बता लेते हैं कॉन्ट्रास्ट में। अब इससे कॉन्ट्रास्ट में मतलब इसके उल्टा बिल्कुल पलट। ठीक है, बौद्धनाथ श्राइन है जिसको आप कह सकते हैं, वहाँ पे स्टिलनेस और काम जो है वो बहुत ज़्यादा हर तरफ फैला हुआ है। आपको एक तरह से शांति जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। उसकी इमेंस वाइट डोम जो है रिंग्ड है बाय रोड, वो आपको समझाई चुकी हूँ। छोटी छोटी दुकानें हैं आसपास जो कि तिब्बतन इमिग्रेंट्स ने बनाई हैं, आउटर एज पे है, ज़्यादातर तिब्बतन इमिग्रेंट्स उसको ओन करते हैं। मतलब द प्लेस जो है वो डिवॉइड करती है ह्यूज क्राउड, वहाँ पे ह्यूज क्राउड नहीं है। और वो कहते हैं वो हेवन है क्वाइटनेस का। ये हेवन ऑफ क्वाइटनेस बहुत अच्छी लाइन है अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो। डिस्पाइट द स्ट्रीट्स अराउंड बीइंग वेरी बिजी, उसकी जो विसिनिटी है वो वहाँ पे बड़ी शांति है। आसपास हालांकि स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। बिजनेस और बिजनेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, Now, how does the author describe काठमांडू's busiest street? इस स्ट्रीट के बारे में क्या बोला था उसने कहा काठमांडू जो है विविड है, मर्सनरी है और रिलीजियस प्लेस है जो कि स्मॉल श्राइन्स हैं और नैरो रोड्स हैं। और उसमें क्या बोला था, बिजिएस्ट स्ट्रीट जो है वहाँ पे फ्रूट सेलर्स भी हैं, हमने पूरा वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, हॉकर्स हैं, पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं, जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई फिल्म रोल बेच रहा है, चॉकलेट्स बेच रहे हैं, कोई यूटेंसिल बेच रहा है, कोई नेपलीज एंटीक सेल कर रहा है। ठीक है, ही इज इंट्रोड्यूस to the blaring of the film songs that are emerging from the radios. Besides, there is a traffic they contribute in adding to the confusion on the street. मतलब वहाँ पे उसमें अगर आप कह सकते हैं तो स्ट्रीट पे बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ट्रैफिक है। उसके अलावा साथ ही साथ बॉलीवुड के जो गाने हैं, म्यूज़िक चल रहा है रेडियो पे, वो अलग है। ठीक है, अब इसमें अगर आप बात करते हैं वेंडर्स जो हैं वही बचे थे, उनकी कमी थी तो वो भी ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हैं, चीख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप इस कियोस्क की बात करते हैं, ये सारा कियोस्क है, एक तरफ गाड़ियों की हॉर्न बज रहा है, कहीं बाइसाइकिल की रिंग बज रही है, कहीं हॉकर्स आवाज़ दे रहे हैं, कहीं रेडियो पे गाने चल रहे हैं। इन सब के बाद भी फ्लूट की जो वाणी है, फ्लूट जो प्ले कर रहा है, उसकी आवाज़ इन सबसे राइज अबव कर रही है। ठीक है, सारे म्यूज़िक जो है उन सबको, सारी जो म्यूज़िक ये जो म्यूज़िक है वो सारे शोर को दबा दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइस। दिस हैज़ टू बी मेड वेरी वेरी क्लियर कि नॉइस किसको बोलते हैं, शोर शराबे को। म्यूज़िक आप किसको बोलते हैं, म्यूजिक मतलब समथिंग विच इज़ मेलोडियस एंड विच इज़ गुड टू योर ईयर्स। ठीक है, तो वो जो आवाज़ आ रही है फ्लूट की वो म्यूज़िक है, बाकी सारा नॉइज़ है। ठीक है, तो आपको क्या पता चलता है, इन बिटवीन एंड टॉकिंग टू अदर वेंडर्स। और इसमें आप बात करते हैं सोलफुल म्यूज़िक जो है वो इन सब में, इस माहौल में भी कहीं ना कहीं एमिनेट हो रहा है। और वो आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो अच्छा लग रहा है। जो ऑथर है ही फीलिंग वेरी प्लीज्ड टू हियर दैट म्यूज़िक। बट उसमें वो कहता है कि बीच में कहीं ना कहीं वो जो म्यूज़िक प्लेयर है, फ्लूट प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं बीच में फ्रूट सेलर से बात करने रुक जाता है। और फिर जो आप कह सकते हैं कि वो ऑथर इस बात को लेके क्या सोचता है कि ये इसकी लाइफ होगी फॉर ईयर्स ऑन एंड, राइट। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ठीक है,
Corpse is being cremated on its bank. Washerwoman at the work and children bathe. From the balcony, a basket of flowers and leaves. An offering now wilted is dropped into the river. The small shrine half protrude from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं हम ये देख लेते हैं, ठीक है। नरेटर फाइंड डेड बॉडी बीइंग क्रीमेटेड, ठीक है। कहाँ पे मिल रही है आपको भाई, कहाँ पे मिल रही है आपको, किसकी बात हो रही है, रिवर की। और कौन सी रिवर की हो रही है, एट द होली बागमती रिवर। आंसर क्या है, सीधा सीधा एट द होली बागमती रिवर विच फ्लोज नेक्स्ट टू दी टेम्पल, ये हमको मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट आर दी ओल्ड ऑफरिंग्स रेफर टू दी टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ओल्ड ऑफरिंग्स में क्या आ जाएगा, जो पहले चढ़ावा भगवान को चढ़ाया गया था, ठीक है, उसमें आपको पता चलता है ड्राई विदर्ड फ्लावर्स, जो कि वो फूल जो कि भगवान को चढ़ाए गए थे और अब मुरझा गए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब there are various evil deeds discussed in the above extract that contaminate the river. Find the one which is not mentioned. ठीक है, बहुत सारी evil deed जो कि पानी को क्या कर रहा है, contaminate कर रहा है, ख़राब कर रहा है रिवर को। कौन सी चीज़ इसमें से mention नहीं की गई है, हमें वो मार्क करनी है। Corpses are being cremated. Old offering and waste products are being thrown into the river. Mortal remains are immersed into the river. Washerwomen and children bathe and wash their clothes in the river. The basket of flowers and leaves are being thrown in the river. इसमें आपको एक चीज़ बड़ी समझ में आती है कि उन्होंने बात कही आपसे कि भाई कॉप्स जो हैं उनको क्रिमेट किया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये लिखा है, ठीक है। ओल्ड ऑफरिंग्स जो कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाया गया था वो भी डाला जा रहा है पानी में, ठीक है, ये बोला गया था। जो कपड़े धो रही हैं महिलाएं वो भी धो रही हैं, बच्चे जो है नहा रहे हैं, ये भी बताया गया था, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला गया था, बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स जो है वो भी पानी में डाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई थी। सिर्फ एक चीज़ हमें नहीं बताई गई थी कि मॉर्टल रिमेन्स जो हैं उनको भी पानी में क्या किया जा रहा है, विसर्जित किया जा रहा है, इसकी बात नहीं हुई है। हालांकि ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसकी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो आंसर ई। आंसर 3, what is written on the signboard outside the पशुपति टेम्पल, what does that signify। अब पशुपति टेम्पल की बाहर साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, तो हम ये देख लेते हैं। पशुपति टेम्पल के बाहर साइन बोर्ड अनाउंस करता है एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, और वो सिग्निफाई करता है कि टेम्पल जो है बहुत रिजिड है उसकी सैंक्टिटी और होलीनेस ऑफ द प्लेस को मेंटेन करने में, ठीक है। जबकि आप बात कर सकते हैं कि अगर इनफ्लेक्सिबल स्ट्रिक्टनेस टू प्रिवेंट टेम्पल फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये इस वजह से सिग्निफाई करता है कि आप उसको कहीं ना कहीं उसकी जो होलीनेस है उसको आप क्या कर सकें, आप उसको थोड़ा सा सेव कर सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए और उसका उतना आदर ना हो पाए, उतना लोग जो है अनादर करें, सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझ के पशुपति नाथ टेम्पल एंटर करें और फिर उसका उतना सम्मान, उतना आदर उस जगह का ना हो पाए, ठीक है। ये वो सिग्निफाई करता है। To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind elucidate, मतलब इसके आगे हमें बात करनी है, ठीक है। ये जो लाइन है इस पर हमें डिस्कशन करना है। अब इसमें हम लाइन देख लेते हैं। द ऑथर hears the music of flute played by the flute seller in the square near his hotel in Kathmandu and reminded of various kind of music produced by various type of flute found in various cultures. However, the flute is universal because almost every culture has flutes, though each has a different tone and pitch. अब वो कहते हैं कि हर कल्चर में अलग अलग टोन एंड पिच होती है, अलग अलग, जैसे हमने बोला ना चाइनीज, साउथ अमेरिका, सब जगह अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ डिफरेंट कल्चर्स हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू द फ्लूट सच एज शकोची इन जापान, बांसुरी इन इंडिया, और हर जगह की जो फ्लूट है उसका डिफरेंट नाम होगा और जिस तरह से उसको बजाया जाता है वो इस चीज़ को बताएगा कि किस तरह से वो फ्लूट की जो आवाज़ है वो आती है। लेकिन इन सब में एक ना एक कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है कॉमनैलिटी है जो सबको साथ में लाता है, सबको साथ में जोड़ता है, क्योंकि ये इंसान की जो ध्वनि जो से आती है वो आपकी ब्रीथ के हिसाब से आती है, आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो धड़कन है उसके हिसाब से ये आप कह सकते हैं सिग्निफाई करती है उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन टच जो है वो फ्लूट की आवाज़ में होता है। द इंडियन बांसुरी हैज़ अ डीप साउंड, अब इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया, आप इसको भी लिख सकते हैं। इंडियन बांसुरी का डीप साउंड होता है, साउथ अमेरिकन एमिट्स क्लियर ब्रीदी साउंड्स एंड द चाइनीज फ्लूट गिव लाउड हाई पिच मेलोडीज। डिस्पाइट द वेराइटी ऑफ फ्लूट एंड द वेरिएशन इन द म्यूजिक, the author emphasizes that the music of all flutes closely resemble human voice। कहीं ना कहीं तभी उनको कहा है कि हमने इस चैप्टर में फ्लूट्स को पर्सोनिफाई किया है, इंसानों की एबिलिटी जैसा उसको प्रेजेंट की गई है। To produce music, every flute
need pauses and breathe in the same manner in which phrases and sentences the holes of the flute are the holes of the flute. This characteristic feature of the flute gives the author a feeling of being drawn into the commonality of the mankind, which gives him the sense of universality and harmony. और यही जो वजह है कि वो फ्लूट की आवाज़ से इतना अट्रैक्ट होते हैं, इतना आकर्षित होते हैं. On this note, we have come to an end of a very interesting and very kind of, it's a very interesting chapter, because आपको एक तरह से ऐसा लगा जैसे आप काठमांडू की स्वयं यात्रा कर आए हों, है ना. बिल्कुल ऐसी फील आई ना उसको देख के, ऐसे पढ़ के. तो बिल्कुल यही आज का हमारा चैप्टर था. पूरा हमने ओवरऑल पढ़ लिया है, हमने विक्रम सेठ के बारे में भी जान लिया है, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट है, किस तरह के चैप्टर्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्लॉसरी हमने सब कंप्लीट की है. सो आई एम श्योर यू आर थ्रू विद इट. कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. आपको मालूम है स्टेप अप अकेडमी में आपको अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, बाकी हमारे जो कोर्सेज चलते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, यू आर अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. और मेरे साथ साथ बाय कर रहा है हमको प्यारा सा क्यूट सा हमारा पैंडा, तो ये भी करने आ गया आपको बाय बाय. यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड और क्या, और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.